नमस्कार। आज हम एक महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी, ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है हाल फिलहाल में। हाँ, ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एक आईपीएस अधिकारी के बीच कथित टकराव का मामला है, एक अवैध खनन छापे के दौरान। बिल्कुल, ये घटना हुई सोलापुर जिले के कुरुडू गांव में और हमारे पास जो जानकारी है वो एक वायरल वीडियो क्लिप, अजीत पवार के अपने स्पष्टीकरण और हाँ, अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। तो कुरुडू गांव, वहाँ अवैध मुरुम, मतलब वो लाल मिट्टी जो सड़क बनाने में काम आती है, उसका खनन चल रहा था। हाँ, उसी अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने छापा मारा था। और इस छापे को लीड कर रही थी एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स और वो जो क्लिप वायरल हुई है, उसके मुताबिक छापे के दौरान एक स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता ने अधिकारी अंजना कृष्णा को एक फोन पकड़ा दिया। फोन छापे के बीच में? हाँ, और कहा कि लाइन पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। सीधे डिप्टी सीएम का फोन, वो भी रेड के टाइम। ये तो थोड़ा अजीब है, पर सुनने में आया कि अधिकारी आवाज नहीं पहचान पाई। यही तो बात है, बताया जा रहा है कि अधिकारी ने कहा कि वो आवाज नहीं पहचान पा रही हैं और अगर पवार साहब बात करना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल या पर्सनल नंबर पर कॉल करें। ओके, और यहीं से फिर चीजें बिगड़ी? हाँ, यहीं से तनाव बढ़ा। अब सूत्रों के हवाले से जो बातें छानकर आई हैं वो काफी, आप कह सकते हैं, गंभीर है। क्या कहा गया फोन पर? कथित तौर पर क्या बातें सामने आई? आरोप ये है कि फोन पर जो व्यक्ति थे जिन्हें अजित पवार बताया जा रहा है, उन्होंने काफी सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। कुछ लाइनें जो मीडिया में आई हैं वो कुछ इस तरह की हैं: मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तुम मुझे देखना चाहती हो, व्हाट्सएप यूज करो, और यहाँ तक कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अरे बाप रे, ये तो अगर सच है तो सीधे सीधे धमकी जैसा लग रहा है। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके फौरन बाद एक वीडियो कॉल भी शुरू की गई। वीडियो कॉल? हाँ, और अधिकारी को कथित तौर पर ऑपरेशन रोकने का निर्देश दिया गया। अब इस पूरी बातचीत के कुछ हिस्से रिकॉर्ड हो गए और फिर वायरल। और फिर तो हंगामा खड़ा हो गया होगा। जाहिर है, वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ आ गई प्रतिक्रियाओं की। आजकल आपको पता है ऐसी चीजें छिपती नहीं है। बिल्कुल, हैशटैग वगैरह भी चले होंगे। हाँ, हैशटैग सपोर्ट आईपीओ ऑफिसर और हैशटैग अजीत पवार वीडियो जैसे हैशटैग एकदम से ट्रेंड करने लगे। आम लोगों में काफी गुस्सा था। बहुत से लोगों ने इसे सत्ता का खुला दुरुपयोग माना। और कानून के काम में सीधा दखल। हाँ, बिल्कुल। जवाबदेही की मांग उठने लगी जोर शोर से। अच्छा, और राजनीतिक तौर पर क्या रिएक्शन रहे? विपक्ष ने जरूर इस मुद्दे को पकड़ा होगा। हाँ, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी काफी तीखी थीं। शिवसेना, उद्धव गुट वाले, उनके सांसद संजय राउत ने सीधे सवाल उठाए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि क्या अजित पवार अवैध खनन करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राउत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाई, इस तरह के अवैध खनन से राज्य के खजाने को कितना नुकसान पहुंचता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अवैध खनन सिर्फ पर्यावरण के लिए बुरा नहीं है, ये तो सीधे सीधे सरकारी रेवेन्यू की चोरी है। निश्चित रूप से। तो संजय राउत का सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं था, उसमें एक आर्थिक एंगल भी था कि क्या राज्य के नुकसान की कीमत पर व्यक्तिगत या पार्टी के हितों को साधा जा रहा है। ये सवाल तो बनता है। तो एक तरफ ये गंभीर आरोप, तीखी प्रतिक्रियाएं, दूसरी तरफ अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी, उन्होंने कैसे डिफेंड किया खुद को? उनका क्या कहना था? अजित पवार ने खुद एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर एक लंबा पोस्ट लिखा, अपना पक्ष रखा। क्या कहा उन्होंने? उनका मेन पॉइंट ये था कि उनके बातों को गलत समझा गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। गलत समझा गया मतलब कैसे? क्या उन्होंने फोन करने से मना किया? नहीं, फोन कॉल की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि उनका इरादा पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस मौके पर जो गर्मागर्मी थी, जो तनाव था, उसे शांत करना चाहते थे। अच्छा, मतलब डी एस्केलेशन की कोशिश, हस्तक्षेप की नहीं। हाँ, यही उनका तर्क था कि बात बिगड़े नहीं, इसलिए उन्होंने दखल दिया। और वो जो सख्त लहजे की बात आई सामने, उसका क्या स्पष्टीकरण दिया? उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि वो पुलिस बल का और खासकर महिला अधिकारियों का पूरा सम्मान करते हैं। एनसीपी के कुछ और नेताओं ने भी, जैसे सुनील तटकरे, उन्होंने भी यही लाइन ली। तटकरे ने क्या कहा? तटकरे ने एक संभावना ये जताई कि हो सकता है पवार साहब ने अधिकारी को इसलिए डांटा हो ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो शांत हो जाएं, पीछे हट जाएं। मतलब डांट का असल निशाना अधिकारी नहीं, कार्यकर्ता थे। ये एक दिलचस्प थ्योरी है कि अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी को डांटा।
लेकिन क्या ये सफाई मतलब भरोसे लायक लगती है? हाँ, इस पर सवाल तो उठे कि भाई कार्यकर्ताओं को शांत करने के और भी तरीके हो सकते थे। सीधे अधिकारी को धमकाने की क्या जरूरत थी? सही बात है। और वीडियो लीक होने पर पार्टी ने क्या कहा? एनसीपी की तरफ से ये भी कहा गया कि ये वीडियो जानबूझकर लीक किया गया है, शायद अजित पवार की इमेज खराब करने के लिए, एक तरह का षड्यंत्र। तो ये मामला यहीं नहीं रुका। मैंने सुना कि अधिकारी की क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठा दिए गए। हाँ, ये एक और कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आया। एनसीपी के ही एक एमएलसी हैं, अमोल मिटकरी, विधान परिषद सदस्य। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अधिकारी अंजना कृष्णा की साख पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनकी यूपीएससी बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन की मांग कर दी। मतलब एक तरह से ये पूछना कि क्या वो वाकई सिविल सर्विस एग्जाम पास करके आई हैं? अरे, किसी सीनियर ऑफिसर की योग्यता पर ऐसे पब्लिक में सवाल उठाना, ये तो मतलब मामले को और गंभीर बना देता है। हाँ, बिल्कुल। और इस बयान की बहुत ज्यादा आलोचना हुई सब तरफ से। नतीजा क्या हुआ इसका? इसे एक तरह से अधिकारी पर प्रेशर बनाने और मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की तरह देखा गया। कई रिटायर्ड अफसरों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने इसकी निंदा की। अमोल मिटकरी पर काफी दबाव बन गया। तो क्या वो अपने बयान पर टिके रहे या? नहीं, बढ़ते प्रेशर और आलोचना के बाद अमोल मिटकरी ने पब्लिकली माफी मांगी, अपना बयान वापस ले लिया और ये भी कहा कि वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करते हैं। अच्छा, तो मिटकरी की माफी से वो वाला विवाद शायद थोड़ा ठंडा पड़ा हो, लेकिन ये जो पूरी घटना हुई और जिस तरह के रिएक्शंस आए, उससे लगता है ये सिर्फ एक फोन कॉल या एक छापे का मामला नहीं है। ये कुछ गहरे मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना असल में भारत में जो राजनीतिक सत्ता है और जो प्रशासनिक स्वतंत्रता है, उसके बीच का वो नाजुक और अक्सर तनाव भरा रिश्ता, उसी का एक और उदाहरण है। ये दशकों से चली आ रही बहस है। हाँ, ये कोई नई बात तो नहीं है। हमने पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं। क्या हमारे स्रोतों में कुछ पुराने एग्जाम्पल्स का जिक्र है? जी हाँ, स्रोतों में किरण बेदी का जिक्र आता है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम है, हरियाणा के वो चर्चित अधिकारी अशोक खेमका, ऐसे कई नाम याद दिलाए गए हैं। हाँ, ये सब नाम सुने हुए हैं। इन सभी अधिकारियों के करियर में ऐसे मोड़ आए हैं जब उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ा या जब उन्होंने नियम कानून लागू करने की कोशिश की और किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती से उनका टकराव हुआ। तो क्या इन पुराने मामलों और ये जो ताज़ा घटना है, इसमें कोई पैटर्न दिखता है, कुछ कॉमन? एक पैटर्न तो साफ है। अक्सर होता यह है कि जब कोई अधिकारी, खासकर निचले या मिडिल लेवल का, नियम या कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश करता है और वो किसी पावरफुल राजनीतिक या बिजनेस इंटरेस्ट से टकरा जाता है, तो कई बार वो अधिकारी खुद ही जांच के घेरे में आ जाता है या उस पर दबाव बनाया जाता है। ये घटना भी कुछ वैसी ही लग रही है। और यहीं पर हो ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी यानी नौकरशाही की स्वायत्तता का सवाल अहम हो जाता है। इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका सीधा मतलब ये है कि क्या सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, खासकर पुलिस जैसे लॉ इन्फोर्समेंट वाले, बिना किसी गलत राजनीतिक दबाव या डर के अपना काम कर सकते हैं? क्या वो कानून सबके लिए बराबर लागू कर सकते हैं, चाहे सामने कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो? किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। और जब इसमें दखलंदाजी होती है तो सिर्फ उस एक मामले में न्याय प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सत्ता के दो केंद्रों के बीच का क्लासिक मुद्दा है। एक तरफ चुनी हुई राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी तरफ स्थायी नौकरशाही। एक तरफ जनता के प्रति जवाबदेही है जो नेताओं के जरिए है, दूसरी तरफ कानून का निष्पक्ष लागू होना जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। बिल्कुल सही। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये बहस फिर से तेज हो जाती है कि भाई गाइडेंस और इंटरफेरेंस के बीच की पतली लाइन कहाँ है। राजनीतिक नेतृत्व का काम है पॉलिसी बनाना, दिशा देना, लेकिन डे टू डे के कामों में, खासकर कानून लागू करने में, कितना दखल सही है? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब थोड़ा समेटें तो जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि अजीत पवार की वो फोन कॉल, क्या वो वाकई एक धमकी थी जैसा कि वीडियो और आरोपों से लग रहा है, या फिर वो सचमुच स्थिति को संभालने की एक कोशिश थी जिसे गलत तरीके से ले लिया गया? हाँ, और इस सवाल का तथ्यात्मक जवाब शायद जांच के बाद मिले या शायद कभी ना मिले। लेकिन इस घटना के जो मायने हैं वो सिर्फ इस सवाल के जवाब तक ही सीमित नहीं है।
इसके असर ज्यादा गहरे और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। किन मायनों में, मतलब क्या असर हो सकता है? सबसे पहला तो पुलिस फोर्स और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के मनोबल पर, मोराइल पर असर पड़ता है। अगर अधिकारियों को ये लगने लगे कि भाई नियम कानून सख्ती से लागू करने पर उन्हें राजनीतिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, तो वो भविष्य में सख्त एक्शन लेने से हिचकेंगे। ये तो जाहिर है। दूसरा, ये पॉलिटिकल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल खड़े करता है। क्या सत्ता में बैठे लोगों को इस तरह सीधे ऑपरेशनल मामलों में दखल देना चाहिए? और जनता के भरोसे का क्या? आम लोगों के मन में सिस्टम के प्रति क्या धारणा बनती है ऐसी घटनाओं से? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। जब जनता ये देखती है कि शायद कानून सबके लिए बराबर नहीं है, रसूख वाले लोग उसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, तो सिस्टम पर उनका भरोसा कम होता है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन इस तरह के लीक हुए वीडियो या ऑडियो कभी-कभी पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, और उनसे जो धारणाएं बनती हैं वो लंबे समय तक टिक जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक लक्षण है, एक सिम्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनको उजागर करता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस बैलेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि दोनों, मतलब राजनीति और प्रशासन, अपनी अपनी भूमिकाएं ठीक से निभा सकें। तो श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं की जो पब्लिक चर्चा होती है, जो मीडिया कवरेज होती है, वो लंबे समय में प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच के संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। क्या इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, या फिर ये भरोसे को और कमजोर करती है और अधिकारियों को ज्यादा डिफेंसिव बना देती है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अंत में एक प्रभावी और भरोसेमंद प्रशासन ही जनता का भला सुनिश्चित कर सकता है, और इसके लिए राजनीति और प्रशासन के बीच आपसी सम्मान और स्पष्ट सीमाएं होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो आज की इस चर्चा में हमने महाराष्ट्र में हुए इस हालिया विवाद के कई पहलुओं को देखा। घटना क्या थी, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आईं, बचाव में क्या तर्क दिए गए, और इसके व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक मायने क्या हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को इस मामले को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।